हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर, जिसमें हम कंप्लीट कर रहे हैं फिजिक्स को। 11th और 12th की फिजिक्स को हम कंप्लीट करेंगे इस चैनल के माध्यम से। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चैप्टर नंबर फर्स्ट, यानी 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी सूत्रों को आज हम जानने वाले हैं कि किस भौतिक राशि के लिए कौन सा सूत्र लगने वाला है। क्योंकि जब भी हम न्यूमेरिकल करते हैं तो सबसे बड़ी समस्या हमारे पास में होती है कि कौन सा सूत्र लगने वाला है। तो सभी सूत्र आपको एक साथ आज मिलने वाले हैं, तो नोटबुक आप साथ लेके बैठिए और उसमें नोट करते जाइए। टॉपिक वाइज हम यहां पर नोट करने वाले हैं कि कौन से टॉपिक के लिए कौन सा सूत्र लगने वाला है। वैसे एग्जाम में कई बार डायरेक्ट ही सूत्र पूछ लिया जाता है कि इस भौतिक राशि के लिए क्या सूत्र लगने वाला है। तो काफी इंपॉर्टेंट आज आपका होने वाला है टॉपिक, जिसमें हम जानेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी सूत्रों को। तो स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, जिसमें पहला हमारे पास में है वैद्युत आवेश से रिलेटेड पहला पॉइंट, आवेश का क्वांटमीकरण। आवेश का क्वांटमीकरण। साथ में हम यह भी जानेंगे कि यह सूत्र जो है वो किस काम में आता है। क्लियर है। वैसे तो इनके थ्योरेटिकल जो पॉइंट है, डेरिवेशन जो है वो आपके कंप्लीट है, उनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है। न्यूमेरिकल भी चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है। अब आपके सभी सूत्र भी एक साथ आपको मिल जाएंगे। तो आवेश के क्वांटमीकरण के द्वारा ही हम यह जानते हैं कि किसी एक वस्तु पर आवेश की कितनी मात्रा होती है। तो नोट कीजिए फॉर्मूला नंबर फर्स्ट इसके अनुसार है, किसी एक वस्तु पर आवेश की मात्रा, और फॉर्मूला हमारे पास में है Q बराबर प्लस माइनस NE, जहां प्लस का मतलब है कि अगर वस्तु से इलेक्ट्रॉन बाहर निकले हैं तो उस पर आएगा धन आवेश, और वस्तु पर अगर इलेक्ट्रॉन पहुंचे हैं तो उस पर आएगा ऋण आवेश। यहां पर N का मतलब है स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या, एक भी हो सकता है, 2, 3, और E जो है वो है इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो मात्रा इसकी हो गई 1.6 गुना 10 की पावर माइनस 19 कूलम। ये हो गया हमारे पास किसी एक वस्तु पर नेट आवेश किस प्रकार से ज्ञात करेंगे उसका सूत्र। आपको क्या चाहिए, स्थानांतरित होने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या और उसे गुणा कर देना है एक इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा से। अब अगर मान लीजिए हमारे पास में एक वस्तु नहीं है आवेशित, बल्कि अनेक आवेशित वस्तुओं का एक निकाय है, या हम ये कह सकते हैं कि आवेशों का एक निकाय है, तो उस पूरे निकाय का नेट आवेश कितना होगा। तो जितने भी आवेश उसमें मौजूद हैं उन सभी आवेशों का हम बीजगणितीय योग अगर हम कर देते हैं, यानी उनको चिन्ह सहित जोड़ देते हैं, तो पूरे निकाय का आवेश हमें मिल जाता है। याद कीजिए प्यारे बच्चों, आवेश के गुणधर्म में आवेशों की योज्यता का टॉपिक। तो नेक्स्ट हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 2 है आवेशों की योज्यता, यानी आवेशों को किस प्रकार से जोड़ा जाता है। आवेशों की योज्यता, एडिटिविटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, जिसके अनुसार था उस निकाय में जितने भी आवेश हैं उन सबको आप चिन्ह सहित जोड़ दीजिए, यानी उनका बीजगणितीय योग कर दीजिए, तो आपको उस निकाय का नेट आवेश प्राप्त हो जाता है। क्लियर है। एक वस्तु पर आवेश, क्वांटमीकरण से आवेशों के निकाय पर नेट आवेश, आवेशों की योज्यता के अनुसार। नेक्स्ट अब अपने पास में टॉपिक है कूलॉम के नियम का, और इस नियम के द्वारा हम क्या ज्ञात करते हैं कि दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान हम ज्ञात करते हैं, जो आकर्षी प्रकृति का भी हो सकता है और प्रतिकर्षी प्रकृति का भी हो सकता है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 3 है, जिसके द्वारा हम ज्ञात करेंगे कूलॉम बल या वैद्युत बल। कूलॉम बल या वैद्युत बल का मान हम ज्ञात करेंगे कूलॉम के नियमानुसार, और उस बल का फॉर्मूला है F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, जहां Q1 और Q2 जो है वो दोनों बिंदु आवेशों की मात्रा है, यहां पर परिमाण काम मिले जाते हैं। R जो है वो दोनों बिंदु आवेशों के बीच की दूरी है, और यहां एप्सिलॉन नॉट जो है जिसे बोलते हैं निर्वात की वैद्युतशीलता,
इसका मतलब यहां आवेशों के मध्य निर्वात है, माध्यम में बल जो है वो चेंज हो जाता है। यहां पर एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता, मान इसका होता है 8.854 गुणा 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट यह पूरा का पूरा एक कांस्टेंट जो है वो k के बराबर होता है, जिसे बल नियतांक या कूलाम नियतांक कहते हैं। और इसका मान निश्चित है 9 गुणा 10 की पावर 9 और मात्र हो गया न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, यानी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तीनों मान रख लीजिए, हल कर लीजिए तो 8.99 के समथिंग इसका आंसर आता है। कैलकुलेशन के लिए कंप्लीट हो जाता है। 9 × 10⁹ ये हमारे पास में आ गया कूलाम बल। यहां बल की जो दिशा होती है वो दोनों आवेशों को मिलाने वाली क्रिया रेखा के अनुदिश होती है। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो एफ वेक्टर और यहां पर आ जाएगा आर कैप, जहां आर कैप जो है वो आर वेक्टर की दिशा में एकांक सदिश है। ये हमारे पास में हो गया कूलाम का नियम, जिसके द्वारा हम दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करते हैं। अब अगर हमारे पास में कोई दो आवेश नहीं बल्कि आवेशों का एक पूरा निकाय है, तो उस समय किसी एक आवेश पर अन्य आवेशों के कारण नेट कितना बल लगेगा, तो वो हम ज्ञात कर लेंगे कूलाम के नियम का उपयोग करते हुए अध्यारोपण के सिद्धांत से। यानी किसी एक आवेश पर अलग अलग आवेशों की वजह से जितने वैद्युत बल लगने वाले हैं उन सब का सदिश योग जो होगा वो फाइनल उस एक आवेश पर लगने वाले बल के क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास में फॉर्मूला नंबर 4 अगर आप लिखना चाहें तो वो हो जाएगा बहुल आवेशों के मध्य बल, बहुल आवेशों के मध्य बल, जिसे हम कह सकते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत, जिसके अनुसार हम यहां पर फॉर्मूला लिख सकते हैं कि एफ वेक्टर बराबर किसी एक आवेश को हम निश्चित कर देंगे, जैसे Q1 को हम फिक्स कर देते हैं तो वो कॉमन आ जाएगा और बटे में आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। बाकी का जितना बचा उसका हम सिग्मा ले लेंगे, तो हमारे पास में Q जो दूसरा आवेश है वो और इस आवेश से Q1 के बीच की दूरी, तो 1i वेक्टर स्क्वायर R 1i कैप, जहां i बराबर 1 से n। नेक्स्ट फॉर्मूला नंबर 5, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। फॉर्मूला हमारे पास में है E वेक्टर बराबर F वेक्टर अपॉन Q नोट, जहां F वेक्टर जो है वो है वैद्युत बल, F बराबर है वैद्युत बल इस परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल का मान, और Q नोट जो है वो है परीक्षण आवेश, Q नोट परीक्षण आवेश जो अत्यल्प मात्रा का धनावेश का आवेश होता है। ये हमारे पास में है E वेक्टर बराबर F वेक्टर Q नोट। अब यदि पहले से ही कोई वैद्युत क्षेत्र मौजूद है और उस वैद्युत क्षेत्र में किसी आवेश को हम रख दें, फॉर्मूला नंबर 6, यानी कोई वैद्युत क्षेत्र है उसमें किसी आवेश को रख दे तो उस पर लगने वाले बल का मान क्या होगा। मान लीजिए Q नोट की जगह कोई आवेश है वैद्युत क्षेत्र में मौजूद है, तो F का फॉर्मूला हो जाएगा नंबर 1 F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। यानी अगर हमारे पास कोई धनावेश है जिसे वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला हो जाएगा F वेक्टर बराबर Q E वेक्टर। यहां पर आवेश जो है वो है धनात्मक, आवेश क्या है धनात्मक, और F वेक्टर की दिशा E वेक्टर की दिशा की क्या है अनुदिश। सेकंड, अगर हम इस वैद्युत क्षेत्र में किसी नेगेटिव चार्ज को रखते हैं तो फॉर्मूला हो जाएगा Q E वेक्टर, जहां F वेक्टर की जो दिशा है Q यहां पर क्या है ऋणात्मक आवेश है जिसे वैद्युत क्षेत्र में रखा है, और F वेक्टर की जो डायरेक्शन है वो E वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होगी विपरीत होगी, क्योंकि वेक्टर का जब हम दर्शाते हैं तो इसका मतलब यहां माइनस का साइन विपरीत दिशा को दर्शाता है। तो ये हमारे पास वो फॉर्मूले हैं जब किसी आवेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले वैद्युत बल का फॉर्मूला सेम डायरेक्शन में और विपरीत डायरेक्शन में। सारांश समझ में ये आया कि जब किसी वैद्युत क्षेत्र में किसी धन आवेश को रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल का मान QE वेक्टर और F वेक्टर की दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में। जब किसी
ऋणावेश को वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर लगने वाले बल की दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा के विपरीत होती है। यह हमारे पास में आ गया फॉर्मूला नंबर 6। अब हमारे पास में है फॉर्मूला नंबर 7, काफी इंपॉर्टेंट, कि किसी एक वैद्युत आवेश के कारण या किसी एक बिंदु आवेश के कारण उससे r दूरी पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं तो वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला क्या होगा। तो नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास में है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और फॉर्मूला हमारे पास में है E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखना चाहें तो E वेक्टर और इधर आ जाएगा आपके आर कैप, जहां Q क्या है वो बिंदु आवेश और R क्या है, यहां पर कोई आवेश है, इससे R दूरी पर कोई बिंदु है P, जहां पर हम इस वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करना चाहते हैं। तो ये हमारे पास में R हो गया आवेश से बिंदु के बीच की दूरी। अगर ये आवेश धनात्मक है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी इससे बाहर की ओर। अगर ये नेगेटिव चार्ज है यानी Q लेस देन 0 है तो वैद्युत क्षेत्र की दिशा होगी खुद आवेश की ओर। तो नोट कर लीजिए आप यहां पर फॉर्मूला नंबर 7 तक, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। यहां पर हमारे पास कंप्लीट है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता तक का फॉर्मूला, नोट कीजिए। बढ़ते हैं फिर इसके आगे। नेक्स्ट हमारे पास में जो फॉर्मूला है वो है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। एक बिंदु आवेश के कारण फॉर्मूला आया E बराबर के क्यू बटा आर स्क्वायर। अगर एक से ज्यादा आवेश हो और फिर किसी बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी हो तो पहले आवेश की वजह से तीव्रता, दूसरे की वजह से, तीसरे की वजह से, चौथे की वजह से, फिर सबका हम कर देंगे सदिश योग। तो फाइनल हमें उस बिंदु पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाएगी। तो फॉर्मूला हमारे पास में है आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इससे पहले हमने एक आवेश की वजह से ज्ञात की थी, आवेशों के निकाय के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमारे पास में आ जाएगा E वेक्टर बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहां पर सिग्मा फॉर्मूला है के क्यू बटा आर स्क्वायर। तो ये तो हो गया के, यहां पर क्यू का मतलब हो गया क्यू आई और आर स्क्वायर इसका मतलब जो आपने बिंदु ले रखा है उसका स्थिति सदिश मान लीजिए O है। तो आई वेक्टर स्क्वायर आई नोट आई कैप और आई बराबर 1 से n। तो ये हमारे पास में अध्यारोपण का सिद्धांत आ जाता है वैद्युत क्षेत्र के लिए, फॉर्मूला नंबर 8। नेक्स्ट अब अपने पास में है कि अगर कोई दो आवेशों का निकाय है जिस पर आवेश की मात्रा बराबर है और प्रकृति एक दूसरे की विपरीत है, दोनों एक दूसरे से कुछ दूरी पर है, तो अब उस निकाय को हम स्पेशल इलेक्ट्रिक डायपोल यानी वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। तो उससे रिलेटेड जो भौतिक राशि हमें मिलती है वो हमारे पास में है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P वेक्टर से दर्शाते हैं। यानी एक आवेश अपने पास है ये वाला, एक आवेश है यहां पर, इस पर आवेश की मात्रा Q, इस पर माइनस Q, दोनों के बीच की जो दूरी है वो मान ली हमने 2a। यहां पर वैद्युत द्विध्रुव ये बन चुका है, मात्रा आवेश की बराबर प्रकृति विपरीत कुछ दूरी पर है, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया। यानी ये जो निकाय है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे और इससे रिलेटेड एक भौतिक राशि यहां पर व्युत्पन्न होगी जिसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं और उसकी डायरेक्शन होती है नेगेटिव आवेश से पॉजिटिव आवेश की ओर। और फॉर्मूला उसका होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का जो मान होगा उसका फॉर्मूला होगा दोनों आवेशों में किसी एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी यानी इनके बीच के विस्थापन का गुणनफल किसके बराबर होगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के। आप यहां पर इसका मात्रक अगर बनाना चाहे तो बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का तो आपके पास मात्रक होता है न्यूटन प्रति कूलाम या वोल्ट प्रति मीटर। यहां पर है आवेश कूलाम और यहां पर 2a पूरी एक दूरी है उसका हो गया मीटर, तो इसका मात्रक हो गया कूलाम मीटर। और फॉर्मूला नंबर 10, फॉर्मूला नंबर 10 भी इसी पॉइंट से रिलेटेड है और वो हमारे पास में है कि इस द्विध्रुव की अक्ष पर अगर हम कोई बिंदु लेते हैं
तो उस बिंदु पर इन दोनों आवेशों की वजह से परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, यानी हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र के लिए अध्यारोपण का सिद्धांत लगाएंगे, यानी किसी एक आवेश की वजह से, फिर दूसरे आवेश की वजह से, तीसरे आवेश की वजह से, सबको हम जोड़ देंगे। यहां पर भी क्या हो रहा है, पहले Q की वजह से हम यहां पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करेंगे, फिर माइनस Q की वजह से, दोनों को हल करेंगे, तो फाइनल हमारे पास जो सूत्र आया था वो है, तो हमारे पास टॉपिक है वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष या अनुदैर्ध्य रेखा, अक्ष या अनुदैर्ध्य रेखा पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और नेक्स्ट हम ज्ञात करेंगे इसकी निरक्ष पर, यानी इसके निरक्ष पर अगर कोई बिंदु लिया जाए वो, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा। तो फॉर्मूला हमारे पास में है E वेक्टर बराबर 2k P वेक्टर बटा R क्यूब। यहां R जो है इसके केंद्र से इस बिंदु P के बीच की दूरी है, और P यहां पर है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, और K यहां पर है बल नियतांक, यानी 9 गुणा 10 की पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन में क्यू स्क्वायर। और यहां E वेक्टर की डायरेक्शन P वेक्टर की डायरेक्शन के अनुदिशी होगी, यानी जब कोई बिंदु P आप वैद्युत द्विध्रुव की अक्ष पर लेते हैं, वहां पर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना चाहते हैं, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की डायरेक्शन में ही होती है। और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की जो डायरेक्शन होती है वो नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होती है। तो नेक्स्ट फॉर्मूला अब अपने पास में है इसकी निरक्ष पर, यानी इसकी निरक्ष पर अगर कोई बिंदु लिया जाए तो पॉइंट आप डाल लीजिए नोटबुक में, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर या विषुवतीय तल पर, या विषुवतीय तल पर स्थित किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और हमने वहां पर हल किया था जिसके अनुसार यह था कि वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है निरक्ष पर, वो अक्ष वाली तीव्रता की हाफ होती है, यानी आधी होती है। तो यहां पर 2 लगेगा, लेकिन यहां पर 2 नहीं होगा। तो इसका जो फॉर्मूला है हम इस साइड में नोट कर लेते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास में है E वेक्टर बराबर माइनस के P वेक्टर बटा R क्यूब। यह माइनस का साइन ये बताता है कि निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र की जो डायरेक्शन होगी वो P वेक्टर की डायरेक्शन की क्या होगी, विपरीत। तो P वेक्टर की डायरेक्शन तो है इधर, और यहां पर अगर हम कहीं पर भी बिंदु लेते हैं तो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस तरफ। ये हमारे पास में आ जाता है वैद्युत द्विध्रुव की निरक्ष पर वैद्युत क्षेत्र का मान, और ये आ जाता है अक्ष पर तीव्रता का मान। ये हो गया निरक्ष पर मान, और ये वाला फॉर्मूला है अक्ष पर। और दोनों से हमें ये समझ में आ रहा है, जिसको मैं फॉर्मूला नंबर 12 दे देता हूं। इसके अनुसार है E निरक्ष पर जो फॉर्मूला है वो E अक्ष वाले फॉर्मूले का आधा होता है, या हम ये कह सकते हैं कि E निरक्ष पर जो मान आएगा वो E अक्ष वाले मान का क्या होगा, आधा होगा। फॉर्मूला नंबर 12 आपका कंप्लीट हो जाता है। अब बढ़ते हैं इसके आगे, और फॉर्मूला नंबर 13 इसके अनुसार यह है कि एक समान अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी समरूप वैद्युत क्षेत्र है, और उस वैद्युत क्षेत्र में अब अगर इस इलेक्ट्रिक डायपोल को रख दिया जाए तो उस इलेक्ट्रिक डायपोल पर बलाघूर्ण काम करता है, तो उस बलाघूर्ण का मान हमें ज्ञात करना है। तो फॉर्मूला नंबर 13, समरूप या एक समान समरूप वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव, आप पूरा कंप्लीट किए, द्विध्रुव पर बल आघूर्ण, जिसे कि हम टॉ से दर्शाते हैं, और फॉर्मूला हमारे पास में है टॉ बराबर पी ई साइन थीटा, जहां थीटा जो है वो P और E के बीच का कोण है। P आपके पास में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और E है इलेक्ट्रिक फील्ड।
यानी समरूप कोई वैद्युत क्षेत्र था, इसमें कोई इलेक्ट्रिक डाइपोल रखा हुआ है, एक पर आवेश माइनस क्यू, इस पर प्लस क्यू, और ये जो है थीटा कोण पर स्थित है। पी वेक्टर की डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर और ई की डायरेक्शन इस तरफ। तो इस पर लगने वाले वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलाघूर्ण का फॉर्मूला होगा टो बराबर पी ई साइन थीटा। सदिश रूप में अगर इसको हम लिखना चाहें तो टो वेक्टर बराबर होता है पी वेक्टर क्रॉस ई वेक्टर। ध्यान रखना सदिश गुणनफल जो है वो क्रम विनिमय नियम का पालन नहीं करता है, इसलिए पी वेक्टर पहले आएगा और ई वेक्टर बाद में आएगा। आप यहां उल्टा मत कर देना कि ई वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर कर दे, गलत हो जाएगा, वहां पर साइन बदल जाएगा। तो सदिश रूप में होगा फॉर्मूला ये। अगर ये बलाघूर्ण कुछ इस प्रकार से रखा हुआ होता, यानी ई वेक्टर और पी वेक्टर के बीच में अगर 90 डिग्री का कोण होता तो बलाघूर्ण मैक्सिमम होता। तो टो पी ई और ये मान आपके कब आएगा मैक्सिमम, जब थीटा बराबर कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। ये आपके पास स्पेशल कंडीशन हो जाती है बलाघूर्ण की। तो नोट कीजिए आप फॉर्मूला नंबर 13 तक, फिर बढ़ते हैं इसके आगे। नेक्स्ट फॉर्मूला अपने पास में है इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड, यानी वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है वो अब हम यहां पर लिखने वाले हैं। वैद्युत फ्लक्स जिसे फाई से दर्शाते हैं या वैद्युत के लिए ई सिंबल लगा सकते हैं, क्योंकि चुंबकीय फ्लक्स वाला भी आने वाला है तो वहां पर हम बी शब्द काम में लेने वाले हैं, यानी बी सिंबल लगाएंगे। तो वैद्युत फ्लक्स का जो फॉर्मूला है उसके अनुसार हम जानते हैं कि फाई जो है वो होता है समाकलन किसी बंद पृष्ठ के लिए ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर, जहां डीएस वेक्टर जो है वो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल का मान है और वेक्टर जो है उस तल के लंबवत उसकी डायरेक्शन है। फाई बराबर हो गया ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर। हम यहां पर डॉट को हटा सकते हैं तो ई डीएस कोस थीटा लग जाएगा और उसके अनुसार कब फ्लक्स मैक्सिमम होगा कब मिनिमम होगा ये कंडीशन के अनुसार डेरिवेशन में हमें कंप्लीट मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अब अपने पास में है सतत आवेश वितरण, यानी आवेश का जो वितरण है वो कंटिन्यूअस हो। लेकिन प्यारे बच्चों ध्यान रखना, आवेश का जो वितरण है या आवेश का जो स्थानांतरण है वो लगातार नहीं होता है, सतत नहीं होता है, कंटिन्यूअस नहीं होता है, बल्कि डिस्क्रीट रूप में होता है। आवेश के गुणधर्म में यानी क्वांटमीकरण के टॉपिक में हमने जाना भी था कि आवेश एक क्वांटीकृत राशि होती है, लेकिन टॉपिक में क्या बोले, सतत आवेश वितरण, यानी किसी वस्तु को अगर हम आवेशित करते हैं तो वह लगातार आवेश उस पर प्राप्त हो रहा है, ऐसा टॉपिक के अनुसार है। लेकिन इस प्रकार से आवेश का विनिमय नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन घनत्व बहुत ज्यादा हो तब वहां पर आवेश बिल्कुल पास पास होगा तो उसके विनिमय को हम सतत मान सकते हैं, लेकिन आवेश का वितरण सतत होता नहीं है। तो अगर आवेश का जो वितरण है या आवेश का जो स्थानांतरण वो एक लाइन पर होता है तो उसे बोलते हैं हम रेखीय आवेश वितरण। अगर आवेश का वितरण किसी सरफेस पर होता है, किसी सतह पर होता है तो उसे बोलते हैं पृष्ठीय आवेश वितरण। अगर आवेश का वितरण संपूर्ण आयतन में होता है तो उसे हम बोलते हैं आयतन आवेश वितरण। तो अब हमारे पास में है कि उसके एक छोटे से भाग में अगर वितरण हो तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो हमारे पास तीन प्रकार से इसका वितरण हो जाता है, रेखीय आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण और आयतन आवेश वितरण। उन तीनों के अनुसार हमारे पास में कुछ परिभाषाएं निकल के आती हैं जिनको हम बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, और जिसे हम दर्शाते हैं लैम्डा से, यानी किसी चालक तार या रेखीय चालक तार पर आवेश का जो वितरण हो जो L लंबाई का है तो उसके एकांक लंबाई पर कितने आवेश की मात्रा होगी, तो लैम्डा बराबर होगा आवेश की मात्रा बटा लंबाई। तो लैम्डा बराबर हो गया Q अपॉन L। मात्रा की अगर हम बात करें तो आवेश का हो गया कूलाम और लंबाई का हो गया मीटर। क्लियर है। ऐसे ही अगर इस सरफेस पर वितरण हो रहा हो आवेश का तो उसको बोलते हैं हम पृष्ठीय आवेश वितरण या क्षेत्र आवेश वितरण, पृष्ठीय आवेश वितरण, जिसके अनुसार हम निकालेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व जिसे हम दर्शाते हैं सिग्मा से, और ये हमारे पास में आ जाएगा किसी एकांक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर आवेश की मात्रा, यानी लंबाई आवेश, क्षेत्रफल आवेश, आयतन आवेश, तीनों सेम से ही पॉइंट बन जाते हैं।
लंबाई का है तो लंबाई का भाग दे दीजिए, क्षेत्रफल वाला है तो क्षेत्रफल का भाग दे दीजिए, और आयतन का है तो आयतन का भाग दे दीजिए। तीनों फॉर्मूले जो है अपने आप याद हो जाते हैं। आवेश बटा लंबाई, आवेश बटा क्षेत्रफल, आवेश बटा आयतन, मात्रक हो जाएगा कूलम्ब प्रति मीटर स्क्वायर। तीसरा टॉपिक हो गया अपने पास में आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व जिसे हम ρ से दर्शाते हैं, तो ρ बराबर हो गया आवेश बटा आयतन, और मात्रक कूलम्ब प्रति मीटर क्यूब। ये हमारे पास में हो गया आवेश वितरण से रिलेटेड तीन फॉर्मूले। रेखीय आवेश घनत्व यानी लैम्डा, आवेश बटा लंबाई, पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी आवेश बटा क्षेत्रफल, आयतन आवेश घनत्व यानी आवेश बटा आयतन। नेक्स्ट अब अपने पास में आवेश का ये जो वितरण अगर किसी जगह पर होता है तो उसके बाद में भी टॉपिक आता है गाउस का नियम यानी गॉस लॉ, और फिर उस गाउस के नियम के अनुप्रयोग। तो फॉर्मूला नंबर हमारे पास में है 15 गाउस का नियम। इसके अनुसार था कि किसी पृष्ठ जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, उस गाउसियन पृष्ठ से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स का जो मान होता है उस पृष्ठ द्वारा परिबद्ध कुल आवेश और एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के क्या होता है, बराबर होता है। और फाई बराबर देखो क्या फॉर्मूला है, ई वेक्टर डॉट डीएस, तो यहां से समाकलन ई वेक्टर डॉट डीएस वेक्टर बराबर सिग्मा क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो अगर कोई घनाकार वस्तु है जिस पर कि काफी न्यूमेरिकल पूछ ले जाते हैं, अगर कोई घनाकार वस्तु है या घन ही ले लीजिए, और घन के केंद्र पर फॉर्मूला लिख लेते हैं, घन के केंद्र पर क्यू आवेश स्थित है, क्यू आवेश स्थित है, तथा घन से संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई है, तब यानी हमारे पास एक घन है और घन के केंद्र पर कोई आवेश क्यू स्थित है। यह हमारे पास में एक घन है, इसके केंद्र पर आवेश है क्यू। तो इस पूरे घन से संबद्ध या इस पूरे घन से निर्गत वैद्युत फ्लक्स जो होगा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो फ्लक्स बाहर की ओर, अगर नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स खुद घन की ओर, तो इससे संबद्ध वैद्युत फ्लक्स फाई है। तो अब अपने पास में पहला पॉइंट ये है कि इसके प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान कितना होगा, यानी एक फ्लक्स से, एक इसकी साइड से कितना होगा, तो हमारे पास में है प्रत्येक फ्लक्स से निर्गत वैद्युत फ्लक्स। पूरे घन से रिलेटेड तो हमारे पास में फाई, 6 इसके फलक हैं, सममित आकृति का ये घन है आपके पास में, तो एक फलक से जो फ्लक्स होगा वो टोटल फ्लक्स का 6वां भाग होगा, यानी हमारे पास एक फ्लक से निर्गत फाई डैश मान लें जो होगा कुल फ्लक्स का 6वां भाग, और फाई बराबर हमारे पास फॉर्मूला है क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट, इसमें भाग दे देंगे 6 का, तो एक फलक से रिलेटेड या उससे निर्गत वैद्युत फ्लक्स का मान हमें मिल जाता है। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमने किए भी हैं। अब अगर इसके प्रत्येक शीर्ष से अगर हम बात करें कि इसके एक शीर्ष से कितना जाएगा, तो इसके चारों तरफ जो फ्लक्स है वो तो है फाई, 8 इसके शीर्ष है, तो हमारे पास एक शीर्ष से निकलने वाले फ्लक्स का मान कितना होगा, उसको हम कंप्लीट करते हैं यहां पर। तो नंबर सेकंड, प्रत्येक शीर्ष से निर्गत वैद्युत फ्लक्स फाई डैश बराबर कुल फ्लक्स का 8वां भाग, क्योंकि 8 है तो 8 का हम दे देंगे भाग। नंबर 3, इसी में ये ज्ञात कर सकते हैं, अपने यहां पर केंद्र पर आवेश है तब इसकी कैलकुलेशन पूछी गई है, बाकी तो ये हो सकता है कि आवेश खुद इस कोने पर हो, आवेश हो सकता है इस फलक पर हो, तो कितना होगा वो इतना अपने यहां पर 12th लेवल पर है नहीं। यहां पर नेक्स्ट है कि इसके जो किनारे हैं यानी इसकी जो भुजाएं हैं उनसे कितना फ्लक्स निकलेगा, तो हमारे पास यहां पर 12 भुजाएं, 4 ऊपर 4 नीचे 4 साइड में आपके पास में, तो टोटल 12 भुजाएं आपकी बन जाती हैं। तो हमारे पास में आ जाएगा प्रत्येक कोर से या भुजा जिसको हम बोल सकते हैं से निर्गत वैद्युत फ्लक्स
तो फाई डैश बराबर कुल फ्लक्स का 12वां भाग, ये हमारे पास में आ जाता है एक कोर से रिलेटेड, एक शीर्ष से रिलेटेड और एक फ्लक्स से रिलेटेड। अगर केंद्र पर आवेश Q है, पूरे से निर्गत फ्लक्स का मान फाई है, तो ये हमारे पास में आ जाता है घन से रिलेटेड फ्लक्स का मान। नोट कीजिए आप इसको सूत्र नंबर 16 तक, फिर देखेंगे हम गाउस के नियम के 3 अनुप्रयोग और फिर अपने पास में आज का टॉपिक समाप्त। नोट कीजिए फॉर्मूला नंबर 16 तक। चैप्टर का लास्ट टॉपिक हमारे पास में है गाउस के नियम के अनुप्रयोग। 3 अनुप्रयोग अपने सिलेबस में है, जिसमें पहला अनुप्रयोग है किसी अनंत लंबाई के रेखीय चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। दूसरा अनुप्रयोग है अपरिमित समरूप आवेशित चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता या अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। और तीसरा अनुप्रयोग है समरूप आवेशित चालक गोले या गोलीय कोष या गोलीय खोल के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीनों के फॉर्मूले हम यहां पर नोट कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 17 है गाउस के नियम के अनुप्रयोग, और इन अनुप्रयोगों से जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इन अलग अलग पॉइंटों के लिए आई है, तो इसे हम नंबर दे देते हैं। फर्स्ट, पहला है अनंत लंबाई के आवेशित चालक के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। 2025 के बोर्ड की पेपर के लिए काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हो सकता है आपको इसकी सूत्र स्थापना पूछ भी ली जाए। तो इसका जो वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला है वो हमारे पास में है E बराबर 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन R। लैम्डा क्या है? रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व जो अभी हमने इससे पहले देखा है Q/L। R है तार से उस बिंदु के बीच की दूरी जहां पर हम वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला ज्ञात करना चाहते हैं। यहां पर 2 से ऊपर नीचे अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो फाइनल फॉर्मूला हमारे पास में आ जाएगा 2, यहां पर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो है वो K के बराबर हो जाएगा, तो 2K लैम्डा बटा R। ये हमारे पास इस पॉइंट के लिए वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाती है। वेक्टर फॉर्म में अगर हम इसको लिखना चाहें तो E वेक्टर बराबर 2K लैम्डा बटा R और n कैप, जहां n कैप एक एकांक सदिश है। यहां पर अगर लैम्डा आपके पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन वायर से बाहर की ओर, और अगर लैम्डा आपके नेगेटिव चार्ज से प्राप्त हुआ है तो E की डायरेक्शन वायर की ओर यानी आवेशित चालक की ओर। पहला अनुप्रयोग अपना कंप्लीट। अनुप्रयोग नंबर 2, ये है अपरिमित यानी अनंत अपरिमित समरूप आवेशित समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, या अथवा में टॉपिक को आप ऐसे भी लिख सकते हैं अपरिमित समरूप आवेशित अचालक परत के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसे आप समतल चादर भी कह सकते हैं और अचालक परत भी आप इसको बोल सकते हैं। इसके कारण जो आपके पास फॉर्मूला आता है वो फॉर्मूला हमारे पास में है E वेक्टर बराबर सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन नॉट और n कैप, ये हमारे पास में है इसका फॉर्मूला। समरूप वैद्युत क्षेत्र हमें मिलता है
और चालक की अगर हम बात करें तो सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट प्राप्त होता है। सेकंड का आंसर अपना कंप्लीट है, दूरी पर यह निर्भर है नहीं। तीसरा अनुप्रयोग अब अपने पास में है और लास्ट फॉर्मूला अब अपने पास इस चैप्टर का वो है हमारे पास में समरूप आवेशित गोलीय खोल, जो आपकी बुक में दिया गया है। और यही जो आंसर इसका आएगा वो किसी गोलीय चालक के लिए भी आएगा, गोलीय चालक के लिए भी यही सूत्र आएगा, या गोलीय कोष के लिए भी यही सूत्र आएगा। गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तीन कंडीशनों पर हम मान ज्ञात करते हैं। एक तो चालक गोला अगर अपन ने ले रखा है तो इसके पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ पर और पृष्ठ के भीतर तीन जगह हम वैद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें नंबर ए पर है ई आउट, यानी पृष्ठ के बाहर वैद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला है वो है के क्यू बटा आर स्क्वायर। आर जो है इसके केंद्र से उस बिंदु के बीच की दूरी है और इस कोस की जो त्रिज्या है वो है कैपिटल आर। दूसरे नंबर पे इसके पृष्ठ की अगर हम बात करें सरफेस पर, तो वहां पर फॉर्मूला जाता है के क्यू बटा कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। और इसको जब आप हल करोगे अगर सिग्मा के रूप में, इस पर पृष्ठ आवेश घनत्व अगर हम मान लें सिग्मा है, आवेश क्यू है, सिग्मा के रूप में लेते हैं तो ये फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट, और ये जो मान है वो रहेगा मैक्सिमम। नंबर सी, इसके भीतर यानी इसके अंदर और चालक गोले के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान होता है 0। तो ये हमारे पास किसी चालक गोले के 3 पॉइंटों पर वैद्युत क्षेत्र, किसी समतल चादर के कारण वैद्युत क्षेत्र और किसी रेखीय आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कंप्लीट हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, चैप्टर नंबर फर्स्ट यानी 12th क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के सभी सूत्र आपके सामने आ चुके हैं। तो यहां तक अब आप इसको कंप्लीट कर लीजिए आराम से और याद कीजिए, नोटबुक कंप्लीट कीजिए। अगर कंप्लीट आपका हो रहा है तो आप अन्य साथियों को जरूर से सेंड कीजिए ताकि उनके भी सभी के सभी सूत्र कंप्लीट हो सके, न्यूमेरिकल उनके कंप्लीट हो सके, थ्योरेटिकल पार्ट का जो सूत्र जांच आपको करनी है वो आपकी कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट में देखेंगे हम किसी एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक को, तब तक के लिए धन्यवाद।